हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोलॉजी का टॉप 20 सीरीज अभी हम लोग करने वाले हैं। इसका ये पार्ट 11 रहने वाला है। जी हाँ, अभी तक 10 क्लास कर चुके हैं। आप समझ लीजिए कि 50% आपकी तैयारी हो चुकी है। ये पार्ट 11 है। पार्ट 11 में क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं और हम लोग चूंकि 20 क्वेश्चन करेंगे तो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस बड़े बड़े थे, इसलिए एक क्वेश्चन में शायद 2 क्लास लग गया। आगे जाते जाते हमारा 20 क्लास में लगभग फार्माकोलॉजी का हर एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। 20 के 20 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, घबराइए नहीं, ठीक है। हाँ चलो भाई, तो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए जनरल एनेस्थेटिक्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, यानी क्या होते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स और उसके क्लासिफिकेशन। टॉप 10 क्लासिफिकेशन में एक ये भी है जनरल एनेस्थेटिक्स। एंड फिर स्टेजेज ऑफ एनेस्थीसिया, यानी जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उनके कितने स्टेज होते हैं, उस स्टेज में पेशेंट कैसे बिहेव करता है, पेशेंट में क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, ये सब चीज़ें भी आपको पढ़ाने वाला हूँ। यानी ये दोनों पार्ट हमारा होने वाला है। शॉर्ट नोट्स ऑन जनरल एनेस्थीसिया, उसके बाद स्टेजेज ऑफ एनेस्थीसिया, ये दो चीज़ें अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हमने पिछले क्लासेस में आपको बता रखा है कि एनेस्थीसिया क्या होता है। तो एनेस्थीसिया एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है, मतलब कह सकते हो ऐसा मेडिकल कंडीशन है जिसमें पेशेंट को या तो पूरी तरीके से बेहोश कर दिया जाता है, यानी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, या तो पार्शियल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कई बार ऐसा होता है, या फिर किस जगह के स्पेसिफिक जगह को भुत्थर किया जाता है ना, शून्य किया जाता है, तो उसको भी एनेस्थीसिया ही कहते हैं। लेकिन इस पूरे ओवरऑल प्रोसेस, यानी पूरा बॉडी शून्य हो जाए, पूरा बॉडी बेहोश हो जाए, या फिर कोई एक जगह शून्य हो जाए, वो एनेस्थीसिया कहलाता है। अब ये एनेस्थीसिया अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे एक होता है जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है कि जैसे मेजर सर्जरी वगैरह करनी है तो पेशेंट को पूरी तरीके से बेहोश किया जाता है, तो वो होता है जनरल एनेस्थीसिया। जबकि आपका लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है, तो लोकल एनेस्थेटिक्स में जैसे लिग्नोकेन का इंजेक्शन आता है, तो वो क्या होता है कि स्पेसिफिक जगह, किसी एक स्पेसिफिक जगह, जैसे मान लो यहाँ पे कट गया, टाका लगाना है, फट गया, एक्सीडेंट वगैरह हुआ, टाका लगाना है, क्योंकि टाका लगाने में नीडल घपाना पड़ता है, उसमें भोंकना पड़ता है, याद करो, है ना। तो उससे क्या होता है, दर्द होगा पेशेंट को, इसलिए उसके आसपास हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन इंजेक्ट कर देते हैं थोड़ा थोड़ा लिग्नोकेन, जिससे वहाँ का एरिया में क्या हो जाता है, पेन सेंसेशन बंद हो जाता है, वो एरिया भुत्थर हो जाता है, जिससे वहाँ पे हम टाका लगा पाते हैं। या दांत उखाड़ना हो, है ना, दांत उखाड़ने के टाइम पे भी लोकल एनेस्थेटिक का उपयोग किया जाता है। तो जनरल एनेस्थेटिक्स और लोकल एनेस्थेटिक्स में अंतर सिंपल सा है। जनरल एनेस्थेटिक्स पूरे बॉडी को सुन्न कर देता है, बेहोश कर देता है, जबकि लोकल एनेस्थेटिक्स जो कि बॉडी के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट, है ना, को जहां पर उसको आप एडमिनिस्टर करेंगे उस जगह से उस जगह को सुन्न करने का काम करेगा, ठीक है। हाँ, तो क्या होता है सर जनरल एनेस्थेटिक्स? देखो भाई, जनरल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं। एन एनेस्थेटिक इज अ ड्रग, कोई भी पहली बात है कि एनेस्थेटिक के बारे में बोल रहा है कि एक एनेस्थेटिक ऐसे ड्रग होते हैं और एजेंट होते हैं दैट प्रोड्यूस अ कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ फीलिंग, यानी कि फील ही नहीं होगा पेन का फीलिंग, या तो पूरी तरीके से नहीं होगा जिसमें पेशेंट बेहोश हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं जनरल एनेस्थीसिया। एक होता है पार्शियल लॉस ऑफ फीलिंग, कि हल्का फल्का होगा, जैसे स्पाइनल एनेस्थीसिया में पेशेंट को सब कुछ होश रहता है लेकिन कमर के नीचे वाले पोर्शन में दर्द का एहसास नहीं होता है कि नहीं। हाँ, तो अलग अलग प्रकार के एनेस्थीसिया होते हैं। तो वही बोल रहा है कि एनेस्थीसिया एक ऐसी दवा होती है, एनेस्थेटिक्स ऐसे दवा या एजेंट होते हैं जो पूर्ण या आंशिक संवेदना की हानि को उत्पन्न करता है। ये रिवर्सिबल होता है, ऐसा नहीं कि एक बार आदमी को बेहोश किया तो जिंदगी भर वो कोमा में ही रह जाएगा, नहीं, वापस फिर आ जाता है। जनरल एनेस्थेटिक्स आर ऑफन डिफाइंड एज अ कंपाउंड दैट इंड्यूस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इन ह्यूमंस। यस, जनरल एनेस्थेटिक्स ऐसे ड्रग्स हैं, ऐसे दवाएं होती हैं, ऐसे कंपाउंड हैं जो आपके ह्यूमंस में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि जो भी चेतना है, यानी कि जो भी आपके फीलिंग है और पूरे बॉडी का जो सोचने समझने की शक्ति है सब खत्म, बेहोश हो जाता है पेशेंट, सिंपली बात है। तो वही बोल रहा है सामान्य संज्ञाहरण, इसको हिंदी में कहते हैं, मत लिखना ऐसा नाम, यही लिखना। जनरल एनेस्थेटिक्स वे यौगिक हैं जो मनुष्यों में कॉन्शियसनेस की हानि को उत्पन्न करते हैं, ऐसा आप लिख सकते हो तो काम चल जाएगा। देखो मेन वर्ड को इंग्लिश में लिखना, जनरल एनेस्थेटिक्स वे यौगिक हैं जो कि मनुष्य में यानी ह्यूमंस में चेतना यानी कॉन्शियसनेस को लॉस कर देते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलता है। अब है इसके फंडामेंटल फीचर्स क्या क्या है। अब वैसे लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होता है उसको मैं साथ में रखा हूं। देखो लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होता है, मान लो कहीं पे काटा टाका लग गया,
कहीं पे चीरा लग गया, इसको टाका लगाना है, तो उस जगह को भुत्थर करना है। जैसे इस तरीके के कट लग गए, इसको भुत्थर करना है, तो हम क्या करते हैं, स्टिच करते हैं। और जो स्टिच करते हैं तो स्टिच करने टाइम हमें नीडल को स्किन के अंदर पेनिट्रेट करना पड़ता है, जिससे बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो उस कंडीशन में उस जगह को भुत्थर करना होता है। भुत्थर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं पूरे बॉडी को बेहोश कर देते हैं, नहीं, इसी एरिया को भुत्थर करते हैं। तो ये लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स कहलाते हैं। तो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स क्या हैं, तो ऐसे ड्रग्स हैं जो ब्लॉक करते हैं, मतलब लोकल एनेस्थेटिक्स आर द ड्रग्स दैट ब्लॉक द सेंसेशन ऑफ पेन इन रीजन वेयर दे आर एडमिनिस्टर्ड, है ना। यानी लोकल एनेस्थेटिक ऐसे ड्रग हैं जो पेन के सेंसेशन को ब्लॉक करते हैं, जहां पर उसको एडमिनिस्टर करेंगे, हर जगह नहीं, जहां पर उसको एडमिनिस्टर करेंगे उसी जगह को। यानी लोकल एनेस्थेटिक्स आर द ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स हैं ब्लॉक द सेंसेशन ऑफ पेन, पेन के सेंसेशन को ब्लॉक करते हैं इन द रीजन वेयर दे आर एडमिनिस्टर्ड, जहां पर हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। हाँ, तो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स एक्ट एट बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, यानी लोकल एनेस्थेटिक एजेंट दोनों पर काम करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन पर भी और मोटर न्यूरॉन पर भी, दस प्रोवाइडिंग फर्दर एनाल्जेसिया, ये फर्दर एनाल्जेसिया यानी कि पेन को राहत दिलाते हैं, एंड मसल रिलैक्सेशन का काम करते हैं, ठीक है। हाँ, तो वही बोल रहा है लोकल एनेस्थेटिक्स वे दवाएं हैं जो उस क्षेत्र में दर्द की संवेदना को अवरुद्ध करती है जहां इन्हें लगाया जाता है, ठीक है। स्थानीय संग्रहण यानी लोकल एनेस्थेटिक एजेंट सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों पर कार्य करते हैं, जिससे अतिरिक्त दर्द, एनाल्जेसिया वगैरह मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं वहाँ के आसपास की, ठीक है। हाँ, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पूछा जाता है। तो मैं बार बार बताया हूँ कि कहीं पे भी आपको फील हो रहा है तो वहाँ पे सोडियम की एंट्री हो रही है, उस नर्व में सोडियम की एंट्री होगी तभी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और नर्व इंपल्स कंडक्ट होगा, फिर आपको पेन की इंपल्स फील होंगे, दर्द का एहसास होगा। अगर हम वहाँ पर सोडियम के चैनल को ही ब्लॉक कर दें तो यस, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स, लिख के रख लो, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स क्या करते हैं, तो वो वोल्टेज गेटेड, पूरा नाम याद रखना, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे सोडियम की एंट्री नहीं हो पाती है। सोडियम की एंट्री नहीं होगी तो दर्द का एहसास नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग इसके क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं, इसके वर्गीकरण की बात करते हैं। जो जनरल एनेस्थेटिक्स हैं इनके क्लासिफिकेशंस कैसे होते हैं, क्या होता है, नहीं होता है। तो ये देखो, ये जनरल एनेस्थेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। जनरल एनेस्थेटिक्स होते हैं दो प्रकार के, एक होता है इनहेलेशनल और एक होता है इंट्रावेनस। क्या होता है, इनहेलेशनल और इंट्रावेनस। अच्छा, इनहेलेशनल का मतलब क्या होता है सर, इनहेलेशनल मतलब है कि इनहेल कराया जाता है, इनहेल, जैसे कि इसमें होते हैं दो प्रकार के, ये टॉप 10 क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आते हैं। टॉप 10 क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है, स्टार मार्क है, एक कोलिनर्जिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन और एक दूसरा जनरल एनेस्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन। जो भी टॉप 10 के अंतर्गत आएगा मैं बताऊंगा, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन आज रटो चाहे कल रटो, रटना पड़ेगा, वैसे मैं याद करा दूंगा, टेंशन ना लो। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं और मैं कोशिश करूंगा जो मेरा अपना मेडिसिन क्विज ग्रुप है सेंट्रल फार्मेसी ऐप पर, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासिफिकेशन से ओरिएंटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊं जो कि आपके एग्जाम में इस बार फंसे, ठीक है। देखो भाई क्या बोल रहा हूँ, ये आपका जनरल एनेस्थेटिक्स है, इसमें आपके दो तरीके के होते हैं मेनली, बहुत आसान क्लासिफिकेशन है, या तो इनहेलेशनल होता है, या तो इंट्रावेनस होता है, या तो इनहेलेशनल होता है या तो इंट्रावेनस होता है। अच्छा, इनहेलेशनल का मतलब क्या हुआ सर, इनहेलेशनल का मतलब हुआ जो कि आपका सांस के माध्यम से, रेस्पिरेटरी ट्रैक के माध्यम से आपको दवा दी जाएगी। जैसे एक होता है गैसियस फॉर्म में होता है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड N2O का गैसियस एनेस्थीसिया दिया जाता था, जिसमें आपका N2O है ना। अरे यार मेरा रिमोट काम नहीं करता यार, चलो। तो जनरल एनेस्थीसिया की मैं बात करूं तो इनहेलेशनल में गैसियस एनेस्थीसिया आता है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है, ये गैसियस एनेस्थीसिया में आता है, ठीक है। हाँ, वोलेटाइल लिक्विड्स, कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो वोलेटाइल होते हैं, तो उनको भी इनहेलेशनल रेस्पिरेटरी ट्रैक के रूट से ही दिया जाता है, जैसे ईथर, हेलोथेन, आइसोफ्लोरन, डेस्फ्लोरन, सिवोफ्लोरन। इसका ट्रिक है कि जो वोलेटाइल लिक्विड वाला पार्ट है ना, वो देसी तरीका था। ये क्या था, देसी तरीका था, DESHI, देसी तरीका था। अरे देसी तरीका है, देसी तरीका मतलब क्या समझे, D4 डेस्फ्लोरेन, E4 ईथर, S4 सिवोफ्लोरेन, H4 हेलोथेन, I4 आइसोफ्लोरेन। तो देसी वोलेटाइल लिक्विड्स में ये हो गया देसी, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या बताया कि एक होता है गैसियस एनेस्थीसिया जिसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, और एक होता है वोलेटाइल लिक्विड जो देसी तरीका है। तो D4 डेस्फ्लोरेन, E4 ईथर, S4 सिवोफ्लोरेन, H4 हेलोथेन, I4 आइसोफ्लोरेन, ठीक है। हाँ, अब इंट्रावेनस जो कि इंजेक्शन दिया जाता है वेन में, है ना,
वो अलग अलग होते हैं। जैसे एक होता है फास्ट एक्टिंग, स्लोअर एक्टिंग, है ना, फास्ट एक्टिंग, स्लोअर एक्टिंग। फास्ट एक्टिंग जो होता है वो कौन कौन सा होता है? थायोपेंटन सोडियम, क्या होते हैं? थायोपेंटन सोडियम, मिथॉक्सीटोन सोडियम, प्रोपोफॉल, एटोमिडेट, ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि आपके फास्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं, है ना, फास्ट एक्टिंग ड्रग्स है। फिर स्लोअर एक्टिंग ड्रग्स की मैं बात करता हूं, तो स्लोअर एक्टिंग ड्रग्स के दो टाइप्स होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं। एक होता है बेंजोडाइजापाइंस, देखो मैं हट जाता हूं थोड़ा सा, बेंजोडाइजापाइंस, ठीक है, बेंजोडाइजापाइंस है, ओपॉइड एनाल्जेसिक्स है, डिसोसिएटिव एनास्थेटिक है, दिख रहा है? देखो दिख रहा है ना, प्रॉपरली दिख रहा होगा, मैं हट जाता हूं तो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जनरल एनेस्थेटिक्स में सबसे पहले फास्ट एक्टिंग में जिसमें आपके थायोपेंटन सोडियम, मेथॉक्सीटोन सोडियम, प्रोपोफॉल, एटोमिडेट वगैरह आता है, टीएमपीईटी, टीएमपीटी, टीएमपीटी याद रखना, टीएम, है ना, टीएमपीटी, टीएमपीटी ऐसे याद रख लो, टीएमपीटी, टी फॉर थायोपेंटन सोडियम, एम फॉर मिथॉक्सीटोन, पी फॉर प्रोपोफॉल, टी फॉर एटोमिडेट, एटोमिडेट ऐसे याद रख लेना है, टीएमपीटी। तो ये होते हैं फास्ट एक्टिंग। एंड बेंजोडाइजापाइन में पाम पाम वर्ड लगा होता है, जैसे डाइजीपाम, लोराजीपाम, मिडाजोलाम, ये होते हैं। एंड ओपॉइड एनाल्जेसिक्स में फेंटानिल एंड रेमीफेंटानिल, ये होता है, फेंटानिल और रेमीफेंटानिल। और डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स में आते हैं क्या? केटामाइन, क्या होते हैं? केटामाइन, जो कि डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स में आते हैं, ध्यान रखना, ये डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स होते हैं, केटामाइन, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या बताया आपको भाई, मैंने बताया कि इंट्रावेनस ड्रग जो होता है वो कौन कौन सा, फास्ट एक्टिंग, स्लोअर एक्टिंग और होते हैं। फास्ट एक्टिंग में थायोपेंटन सोडियम, मिथॉक्सीटोन सोडियम, प्रोपोफॉल, एटोमिडेट होते हैं। बेंजोडाइजापाइन में बेंजोडाइजापाइन, लोराजीपाम, मिडाजोलाम होता है। ओपॉइड एनाल्जेसिक्स में फेंटानिल, रेमीफेंटानिल होते हैं। डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स में केटामाइन होता है, ठीक है। हाँ, तो इसका क्लासिफिकेशन और इसका मतलब बस इतना याद रख लो, काम हो जाएगा। मैं एक बार क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा आप लोगों के सामने डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखो भाई, जनरल एनेस्थेटिक्स की मैं बात करूँ तो इसका ऐसे लिखना होता है एग्जाम में, एक तो होता है इनहेलेशनल, इनहेलेशनल शॉर्टकट में लिख देता हूँ, और एक होता है इंट्रावेनस, ठीक है। इनहेलेशनल दो टाइप का होता है, एक होता है गैसियस, देखो मुझे जब याद हो सकता है तो आपको क्यों नहीं याद होगा, गैसियस, और ये वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है। गैसियस में कुछ नहीं है, N2O होता है, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। वोलेटाइल लिक्विड में देसी, DESHI, देसी, डेस्फ्लूरन, इसो क्या कहते हैं, डेस्फ्लूरन, इथेनॉल, सॉरी ईथर, सिवोफ्लूरेन, हेलोथेन और फिर आइसोफ्लूरेन, ये हो गया। इंट्रावेनस में दो तरीके का, फास्ट एक्टिंग, स्लोअर एक्टिंग, फास्ट एक्टिंग, स्लोअर एक्टिंग। तो फास्ट एक्टिंग में टीएमपीटी, है ना, थायोपेंटोन सोडियम, मेथॉक्सीटोन सोडियम, प्रोपोफॉल, एटोमिडेट। स्लोअर एक्टिंग में दो तरीके का, तीन तरीके का होता है, एक बेंजोडाइजापाइंस जिसमें डाइजीपाम, लोराजीपाम, एल्प्राजोलाम ये सब आते हैं। डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स में आपके केटामाइन आता है, और ओपॉइड एनाल्जेसिक्स में फेंटानिल, रेमीफेंटानिल आता है। बस ऐसे ही तो लिखना है, जैसे मुझे एकदम याद है ना, वही तरीका होना चाहिए। जनरल एनेस्थेटिक्स रट लो, अक्सर पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अब देखो जनरल एनेस्थेटिक्स के क्या क्या फीचर्स हैं, ये क्या करता है, लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन स्पेशली पेन, जितने भी पेन हैं, दर्द हैं, सबको, सबके सेंसेशन को खत्म कर देता है। स्लीप एंड एमनीसिया, आपको स्लीप कॉज करता है यानी नींद आ जाती है, और थोड़ा बहुत एमनीसिया यानी क्या होता है, थोड़ा सा मेमोरी भी लॉस हो जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आप कहते हैं ना बेहोशी होने के बाद, ऑपरेशन वगैरह होने के बाद पहचान नहीं पाता, हाँ भाई ये मिथिलेश है ना। जैसे मेरी मम्मी का ऑपरेशन होता तो उनको पहचानने में समय लग गया कि हाँ भाई ये मेरा बेटा है, ये मेरी लड़की है, थोड़ा सा फिर धीरे धीरे वापस हो जाता है याद। तो स्लीप एंड एमनीसिया थोड़ा कॉज करता है। मसल रिलैक्सेशन, फिर एबोलिजन ऑफ सोमेटिक एंड ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस, ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। हाँ, जनरल एनेस्थेटिक्स आपने देख लिया। जनरल एनेस्थेटिक्स, तो एनेस्थेटिक क्या होता है सर, बताओ, डिवीजन करता हूँ, बताओ। एनेस्थेटिक ऐसे ड्रग होते हैं या एजेंट होते हैं जो प्रोड्यूस करता है कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ फीलिंग। जनरल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, ऐसे ड्रग्स हैं जो कि आपके लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इन द ह्यूमन में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस करते हैं। इसमें पूरे ऑल सेंसेशन ऑफ पेन, खास करके सारे दर्द के सेंसेशन को खत्म कर देता है। स्लीप और एमनीसिया कॉज करता है, मसल रिलैक्स कर देता है ना। लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, ये ब्लॉक करते हैं पेन के सेंसेशन को सिर्फ वहीं पर जहां इसको एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है। लोकल एनेस्थेटिक्स एक्ट्स दोनों सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों पर काम करते हैं। काम करने का तरीका क्या है, सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, है ना। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए हैं, थोड़ा तो आप लोग क्वेश्चन करिए ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, हाँ भैया यहाँ से क्वेश्चंस हमारे बने हुए हैं। चलो
सवाल है जनरल एनेस्थेटिक्स आर प्रीमियरली कॉजेज, क्या प्रीमियरली कॉज करता है? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इंक्रीज्ड अलर्टनेस, मसल स्पाज्म, पेन सेंसेशन। जवाब दीजिए। जनरल एनेस्थेटिक्स प्रीमियरली कॉजेज, मुख्य तौर पर जनरल एनेस्थेटिक्स क्या काम करते हैं? तो जनरल एनेस्थेटिक्स मुख्य तौर पर, हाँ, प्रीमियरली क्या करते हैं? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि ये क्या करते हैं? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस करते हैं। वेरी गुड। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था? विच एनेस्थेटिक एजेंट इज नोन फॉर काउजिंग डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। बताओ भाई, कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट है जो कि डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कॉज करता है? तो डिसोसिएटिव याद रखना, केटामाइन। केटामाइन डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, देखो क्लासिफिकेशन से सीधा क्वेश्चन आया है, तो केटामाइन है ना, देखो यहाँ पे है ना केटामाइन। चलो, तो फिर नेक्स्ट ड्रग है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रावेनस एनेस्थेटिक। इसमें से कौन सा इंट्रावेनस एनेस्थेटिक है? तो इंट्रावेनस में क्या हो जाएगा सर? तो इंट्रावेनस बताओ। सीवोफ्लूरेन, तो याद करो देसी क्या था? DESHI, देसी तो क्या था? इनहेलेशनल था। N2O नाइट गैसियस था। तो DS फॉर सीवोफ्लूरेन तो नहीं होगा, H फॉर हेलोथेन नहीं होगा, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं होगा, प्रोपोफॉल होगा। सी, ऐसे क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आए हुए थे, प्रोपोफॉल हो जाएगा। करेक्ट, हाँ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट। इसमें से कौन सा इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है? थायोपेंटल, डेस्फ्लूरेन, हेलोथेन, आइसोफ्लूरेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहेलेशनल एनेस्थेटिक। इसमें से कौन सा इनहेलेशनल एनेस्थेटिक नहीं है? जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहेलेशनल एनेस्थेटिक, तो इसमें से कौन सा इनहेलेशनल एनेस्थेटिक नहीं है? नॉट एन इनहेलेशनल एनेस्थेटिक। तो भैया मैंने बताया इनहेलेशनल में क्या क्या होता है? देसी होता है, DESHI, देसी। तो देखो भाई, D फॉर डेस्फ्लूरेन, IH ये सब है। थायोपेंटल नहीं होगा, थायोपेंटल इंट्रावेनस है। आंसर ए कर लोगे? हाँ। अब अगला क्वेश्चन है स्टेजेज ऑफ एनेस्थीसिया। देखो अगला सवाल है स्टेजेज ऑफ एनेस्थीसिया। वही जनरल एनेस्थीसिया जब पेशेंट को दिया जाता है तो उसके 4 स्टेज होते हैं, है ना? वही स्टेजेज ऑफ एनेस्थीसिया को पढ़ना है। स्टेजेज ऑफ एनेस्थीसिया कितने होते हैं सर? 4 होते हैं, टोटल 4। पहला कौन सा स्टेज होता है सर? एनाल्जेसिया होता है। 4 स्टेजेज होते हैं टोटल। सबसे पहले पेशेंट को दर्द जितना भी है ना, एनाल्जेसिया विदाउट पहला स्टेज होता है। जब भी पेशेंट को बेहोश किया जाता है तो वो अचानक से बेहोश में नहीं चला जाता, धीरे धीरे 1 बाय 1 एनाल्जेसिया होता है, यानी सबसे पहले सारा दर्द खत्म हो जाता है बिना मेमोरी लॉस हुए। दूसरा स्टेज थोड़ा सा खतरनाक होता है, जिसको हम लोग एक्साइटमेंट कहते हैं। यहाँ पर पेशेंट को थोड़ा नौजिया, कई बार होता है पेशेंट बहुत ज़्यादा वॉमिट, मतलब उल्टी होने लगती है। कई बार होता है पेशेंट यहाँ पे हाइपर एक्टिविटी, इरेगुलर रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, थोड़ा सा रेस्पिरेशन रेट BP हाई लो होता है। तो इस फेज को तुरंत से डॉक्टर स्किप करके तीसरे फेज में आना चाहते हैं, है ना? हाँ, तो ये स्टेज 2 होता है एक्साइटमेंट। एंड स्टेज 3 होता है सर्जिकल एनेस्थीसिया। स्टेज 3 क्या होता है? सर्जिकल एनेस्थीसिया, जिसमें एक्चुअली सर्जरी की जाती है, यानी पेशेंट स्लिप सो जाता है, नॉर्मल रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर वगैरह वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। यहाँ पे एक्चुअली पेशेंट की सर्जरी की जाती है। एंड चौथा होता है मेड्यूलरी डिप्रेशन। इसमें पेशेंट को जाने ही नहीं देना होता है, यहीं से वापस ले आना होता है फिर से। अगर इसमें चला गया तो पेशेंट कोमा में चला जाएगा। यानी डोज कई बार होता है डॉक्टर की गलती या फिर पेशेंट में ओवरडोज हो जाना, दवा का ओवरडोज हो जाना, तो डिप्रेशन ऑफ वेसोमोटर एंड रेस्पिरेटरी सेंटर, जिससे पेशेंट कोमा में चला जाता है, इवन डेथ भी हो जाएगी। पेशेंट मर भी सकता है, पेशेंट मर भी सकता है। तो बेस्ट स्टेज पूछा जाता है कौन सा होता है? स्टेज 3 फॉर सर्जरी, सर्जरी के लिए सबसे अच्छा। स्टेज 2 थोड़ा रिस्की होता है, डॉक्टर जल्दी से स्किप करते हैं, ठीक है? हाँ, तो ये बोल रहा है स्टेजेज ऑफ एनेस्थीसिया में पहला है स्टेज 1, जिसको इंडक्शन कहते हैं या एनाल्जेसिया कहते हैं। स्टेज 1 इंडक्शन या एनाल्जेसिया, प्रारंभिक चरण। द पेशेंट फील्स रिलैक्स्ड, पेशेंट बहुत महसूस करता है रिलैक्स, एंड पेन इज रिड्यूस्ड, पेन बहुत कम हो जाता है, दर्द कम हो जाता है, यानी रोगी को आराम महसूस होता है और दर्द कम हो जाता है। दे आर स्टिल अवेक बट मे फील लाइट हेडेड और ड्रॉजी, यानी ये स्टिल वो जगे हुए हैं, अवेक्ड हैं, यानी कि जगे हुए हैं, जागरूक होते हैं। रोगी अभी भी जागरूक होता है, लेकिन फील लाइट हेडेड और ड्रॉजी, लेकिन हल्का सिरदर्द और नींदपन महसूस कर सकता है। हल्का लाइट हेडेड और ड्रॉजीनेस, हल्का सा नींद जैसा लगेगा स्टेज 1 में। स्टेज 2 क्या होता है सर? एक्साइटमेंट, डिलीरियम फेज इसी को कहते हैं, जहां पे पेशेंट बहुत ज्यादा अचानक से क्या होता है?
एक्साइट हो जाता है ना। द पेशेंट बिकम अनकॉन्शियसनेस बट मे मूव, पेशेंट बेहोश हो चुका है लेकिन हाथ पैर फेंकने लगेगा, वो हाथ पैर फेंकने लगेगा, कुछ आलतू फालतू बोलने लग जाता है, ब्रीदिंग इरेगुलरली, सांस ऊपर नीचे होने लग जाता है। तो ये रोगी बेहोश हो जाता है लेकिन फिर भी हिल डुल सकता है, बात कर सकता है, अनियमित रूप से सांस ले सकता है, ऐसा नहीं कि भागने लगता है, हाथ पैर हिलाने लगता है। दिस स्टेज कैन बी रिस्की, ये स्टेज थोड़ा रिस्की हो सकता है। सो डॉक्टर्स एम टू पास थ्रू इट क्विकली, इसलिए डॉक्टर का एम होता है कि इस फेज को किसी तरह से क्विकली पास करें, तुरंत से, यानी यह चरण जोखिम भरा होता है, इसलिए डॉक्टर इसे जल्दी पार करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हाँ। स्टेज 3 क्या है? सर्जिकल एनेस्थीसिया। सर्जिकल एनेस्थीसिया यानी शल्य चिकित्सा चरण। क्या? शल्य चिकित्सा चरण यानी सर्जिकल, मतलब यहाँ पे एक्चुअली सर्जरी होती है। द पेशेंट इज फुल्ली अनकॉन्शियस, पेशेंट पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो जाता है, मसल रिलैक्स्ड हो जाते हैं, एंड ब्रीदिंग इज स्टेडी, ब्रीदिंग भी नॉर्मल हो जाता है, यानी रोगी पूरी तरीके से बेहोश होता है, मांसपेशियां शिथिल होती हैं, श्वास सामान्य होती हैं, एंड दिस इज द आइडियल स्टेज फॉर सर्जरी, एंड ये सर्जरी का सबसे बेहतर स्टेज होता है, यहीं पर सर्जरी की जाती है। ठीक है, हाँ। स्टेज 4 क्या है सर? स्टेजेज ऑफ मेडुलरी डिप्रेशन, भगवान ना करे किसी को ये स्टेज 4 में जाना पड़े, पेशेंट यहाँ पर डेड कर जाता है, कोमा में चला जाता है ना। इन दिस स्टेज बहुत रेयरली है, रेस्पिरेशन स्टॉप्स स्पॉन्टेनियसली, अगर थोड़ा सा भी ओवरडोज वगैरह हुआ और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट से थोड़ा गलती हुई, थोड़ा ध्यान नहीं रखा गया, रेस्पिरेशन करना, पेशेंट सांस लेना बंद कर देगा, जब सांस लेना बंद करेगा तो फिर धीरे धीरे दिक्कत हो जाती है, यानी कि द वेसोमेटर एंड रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द मेडुला डिप्रेस विच लीड्स टू डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, अचानक से बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, रेस्पिरेशन इज स्टॉप्ड और रेस्पिरेशन रुक जाता है, जिससे पेशेंट यहाँ पर इट कैन लीड टू कोमा और डेथ, पेशेंट डेथ में आ सकता है। इफ नो एक्शन इज टेकन, अगर तुरंत से एक्शन, ऐसा नहीं कि अगर मेडुलरी डिप्रेशन में गया तो तुरंत से, जैसे बीपी गिरने लगता है, होता है अक्सर बीपी गिरने लगता है, तो तुरंत से उनको इंजेक्शन वगैरह लगाया जाता है। और देखना, जब भी सर्जरी होती है तो उसमें आईवी फ्लूइड चढ़ाया ही जाता है, इसीलिए चढ़ाया जाता है ताकि ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहे, ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे, और कोई दिक्कत हुआ फट देके इंजेक्शन देते हैं उस समय से इमरजेंसी सिचुएशन में। अगर इमरजेंसी सिचुएशन में पेशेंट को देखा नहीं गया, देखना वहाँ पर प्रॉपर लगा होता है, मतलब स्क्रीन वगैरह, बीपी फॉल डाउन कहीं हो नहीं रही है, अगर बीपी वगैरह गिर रहा है, पल्स रेट गिर रहा है, तो तुरंत से उसके लिए एक्शन लिया जाता है ताकि पेशेंट उस स्टेज में नहीं जाए। पेशेंट कह रहा सर कोमा और आईसीयू, आईसीयू वार्ड है, ऐसा वार्ड जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से साफ सफाई होती है एंड बिल्कुल भी वहाँ पे माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं होता है, और पेशेंट सीरियस होते हैं तब आईसीयू वार्ड में शिफ्ट होते हैं। कोमा मतलब है पेशेंट आधा मरा हुआ पेशेंट होता है, शरीर मरा नहीं है लेकिन अंदर से पूरा बॉडी डेड हो चुकी है, मतलब समझ सकते हो, मरा नहीं है आदमी लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता है, वो स्टेज होता है। स्टेज 1 ऑफ एनेस्थीसिया इज कॉल्ड इंटेंसिव केयर यूनिट कहलाता है। अब देखो क्वेश्चन आया हुआ था, स्टेज 1 ऑफ एनेस्थीसिया को क्या कहते हैं? एक्साइटमेंट? नहीं, स्टेज 1 में एक्साइटमेंट नहीं होता, एनाल्जेसिया होता है, यानी इंडक्शन होता है, इंडक्शन। स्टेज 1 इंडक्शन, दूसरा एक्साइटमेंट, तीसरा सर्जिकल, चौथा मेडुलरी डिप्रेशन। चारों स्टेज को याद रखना, क्वेश्चन पक्का आएगा, कोई ना कोई एक, जनरल एनेस्थेटिक्स आ जाए या स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया आ जाए, कंफर्म आएगा। विच स्टेज इज आइडियल फॉर परफॉर्मिंग सर्जरी, कौन सा स्टेज सबसे बेहतर है आपके सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए? तो विच स्टेज इज आइडियल फॉर परफॉर्मिंग सर्जरी, सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए सबसे आइडियल स्टेज कौन सा है? तो स्टेज 3, सर्जिकल एनेस्थीसिया यहाँ लिख दिया, अदरवाइज नहीं भी लिखता तो आप मारते आंसर 3, स्टेज 3। स्टेज 4 ऑफ एनेस्थीसिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या होता है? पेशेंट इज अवेक, क्या पेशेंट जग जाता है? नहीं, ऐसा नहीं। मसल रिलैक्स नहीं, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, हाँ, रेस्पिरेशन अरेस्ट हो जाता है, रुक जाता है, एंड डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर गिरने लग जाता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं स्टेज 4। अगर क्विक एक्शन ले तो यहाँ से पेशेंट को वापस ला सकते हैं, अगर थोड़ा सा इग्नोर किया गया तो पेशेंट को दिक्कत होगी। डॉक्टर्स ट्राई टू पास थ्रू विच स्टेज क्विकली ड्यू टू द रिस्क, किस स्टेज को डॉक्टर तुरंत से पास करना चाहते हैं क्योंकि वो थोड़ा रिस्की होता है? स्टेज 1, 2, 3, 4, स्टेज 4 मत बोल देना, स्टेज 4 में तो जाना ही नहीं है, स्टेज 2 थोड़ा रिस्की होता है, इससे होकर गुजरना होता है, पहले स्टेज 1, 2, 3, तो 2 को थोड़ा तुरंत से क्विकली हम लोग पास करते हैं कि नहीं भैया? आंसर बी। डी में तो जाना ही नहीं है, डी में तो जाना ही नहीं है, 3 तक ही आना होता है, वापस आना होता है, वहां जाने के बाद मतलब है खतरा है। चलो, हो गया। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स एंटी कॉन्वल्जेंट ड्रग्स।
सेडेटिव्स क्या होते हैं, हिप्नोटिक्स क्या होते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल लुच्चू पुच्चू वाला है। हिप्नोटिक्स सेडेटिव से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखो हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, तो हिप्नोटिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं, दे कैन कॉज काल्मिंग इफेक्ट विच रिजेंबल्स नेचुरल स्लीप, जो कि नेचुरल स्लीप से रिजेंबल करता है, मिलता है। तो हिप्नोटिक ऐसे ड्रग हैं जो काल्मिंग इफेक्ट शो करता है, यानी कि एकदम बिल्कुल आपके बॉडी को काम कर देगा एंड एकदम नेचुरल स्लीप कॉज करेगा, अच्छी नींद भी आएगी। जबकि सेडेटिव्स क्या होते हैं, तो द ड्रग्स विच प्रोड्यूस काल्मिंग इफेक्ट विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप, यानी आपको पेशेंट को रिलैक्स तो करेगा लेकिन नींद नहीं लाएगा, है ना। एक्चुअली दोनों दवा अलग नहीं है, दोनों दवा सेम है। अगर वही दवा को कम डोज में दोगे तो वो सेडेटिव होता है, ज़्यादा डोज में 2 टिकिया खा लेगा तो हिप्नोटिक हो जाएगा, है ना। हाँ, तो सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स को समझने के लिए देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आसान से हिंदी शब्दों में, हिप्नोटिक्स दे प्रोड्यूस काल्मिंग इफेक्ट सिमिलर टू नेचुरल स्लीप, यानी ये दवाएं शांतिप्रद प्रभाव उत्पन्न करती हैं और जो प्राकृतिक नींद के समान होती है, यानी कि नेचुरल स्लीप लाज कर देता है। एक बच्चा बोला स्टेज 2 को कैसे पास किया था? कुछ नहीं है, वहाँ पर थोड़ा सा मॉनिटरिंग की जाती है और पेशेंट को तुरंत से एनेस्थीसिया दिया जाता है, पूरा जो भी डोज वगैरह है कंप्लीट कर दिया जाता है, थोड़ा देर में तुरंत से पास कर जाता है वहाँ से पेशेंट, बस। सेडेटिव्स क्या आता है? सेडेटिव्स, अब यहाँ पे, अब हम तो सर्जन है नहीं भाई, लेकिन हाँ जो थ्योरेटिकली थोड़ा बहुत जानते हैं, मैंने ओटी में भी काम किया है, तो वैसा कुछ नहीं है कि पेशेंट को एकदम कुछ करना पड़ता है स्पेशली, अपने आप स्टेज 2 से वो स्टेज 3 में चला जाता है, बस थोड़ा केयर करना पड़ता है स्टेज 2 में, है ना। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा डोज दोगे तो दिक्कत होगी, पूरा डोज दे करके स्टेज 3 में लाया जाता है ना। सेडेटिव्स क्या होते हैं? दे प्रोड्यूस काल्मिंग इफेक्ट विदाउट कॉजिंग स्लीप, बिना स्लीप को कॉज किए ये आपके काल्मिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो यानी हिप्नोटिक्स क्या होते हैं सर? हिप्नोटिक्स क्या होते हैं? तो हिप्नोटिक्स ये काल्मिंग इफेक्ट शो करता है जो कि नेचुरल स्लीप से मिलता जुलता है। सेडेटिव्स क्या होते हैं? दे प्रोड्यूस काल्मिंग इफेक्ट, ये काल्मिंग इफेक्ट शो करते हैं विदाउट कॉजिंग स्लीप, बिना नींद को इंड्यूस किए हुए। अब वही चीज़ें थोड़ा बहुत अंतर भी लिखने आ सकता है, तो सेडेटिव और हिप्नोटिक्स देख लो। एस फॉर सेडेटिव, एस फॉर स्लीप, अक्सर लोग गलती करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। सेडेटिव नींद नहीं लाता है, हिप्नोटिक्स नींद लाता है, नेचुरल स्लीप कॉज करता है। तो अ ड्रग दैट रिड्यूस एक्साइटमेंट, ऐसे ड्रग जो एक्साइटमेंट को कम करते हैं, काल्मनेस करते हैं पेशेंट को विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप, बिना स्लीप को इंड्यूस किए हुए, नींद को लाए हुए, वैसे ड्रग को सेडेटिव्स कहते हैं। एंड हिप्नोटिक्स क्या होते हैं? तो हिप्नोटिक्स ऐसे ड्रग होते हैं, अ ड्रग विच प्रोड्यूसेस स्लीप, जो कि नींद कॉज करता है, स्लीप कॉज करता है, रिजेंबलिंग नेचुरल स्लीप, जिसमें नेचुरल स्लीप होती है, अच्छी नींद आती है, उसको हिप्नोटिक्स कहते हैं। सेडेटिव्स इन थेरेपेटिक डोजेज आर एंजायोलाइटिक एजेंट्स, यानी अगर सेडेटिव को सही डोज में दिया जाए तो वो एंजायोलाइटिक है, यानी एंजाइटी को कम करेगा, बल्कि दे आर यूज्ड फॉर इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्लीप। यानी हिप्नोटिक्स क्या होते हैं? ये मेनली इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। इंसोम्निया ये होता है कंडीशन जिसमें नींद नहीं आती है ना। हाँ, तो ये नींद के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है कि अगर किसी को नींद नहीं आ रही है तो यूज़ करते हैं। मोस्ट सेडेटिव्स इन लार्जर डोज प्रोड्यूस हिप्नोसिस, यानी जितने भी सेडेटिव्स हैं अगर उनको ज़्यादा मात्रा में देंगे तो वो हिप्नोसिस ही कॉज करता है, यानी कोई दवा अलग नहीं है, वही दवा है। अगर कम डोज दोगे तो सेडेटिव्स होगा, ज़्यादा डोज दोगे तो हिप्नोटिक्स होगा, ठीक है। हाँ, वही बोल रहा है, हिप्नोटिक को अगर ज़्यादा डोज में दे दोगे, अगर हिप्नोटिक ड्रग को ज़्यादा डोज में दे दोगे तो ये आपको जनरल एनेस्थीसिया कॉज करते हैं एंड बेहोश, मतलब जनरल एनेस्थीसिया मतलब बेहोश हो जाता है आदमी, तो ज़्यादा डोज में नहीं देना होता है। हाँ, सेडेटिव हिप्नोटिक का अगेन भाई टॉप 10 क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है। टॉप 10 के अंतर्गत अभी तक 3 बताया, कोलिनर्जिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन, दूसरा जनरल एनेस्थेटिक्स है ना, जनरल एनेस्थेटिक्स है, और तीसरा अभी सेडेटिव हिप्नोटिक है, ठीक है, सेडेटिव हिप्नोटिक। अरे भाई कोई बच्चा वाला टॉप 10, अरे भाई टॉप 20 के अंतर्गत ही 10 को क्लासिफिकेशन ही करवाएंगे ही, ज़्यादा नहीं करवाएंगे, बता तो रहे हैं। पहले कोलिनर्जिक याद कर लेना, जनरल एनेस्थेटिक्स याद कर लेना, तीसरा सेडेटिव हिप्नोटिक्स बता रहे हैं, है ना। चलो, और हो सके तो मैं सेंट्रल फार्मेसी पे ऐसा कुछ प्लान करूंगा कि एक छोटी छोटी वीडियो 2-2 मिनट की वीडियो बना दूंगा, 10 वीडियो, जिसमें हर वीडियो में एक क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है, एक्सप्लेन कर दूंगा, तो टेंशन ना लो। चलो भाई, सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स क्या होते हैं? तो सेडेटिव हिप्नोटिक्स ड्रग्स में देखो, इसके क्लासिफिकेशन में 3 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं बेंजोडाइजापाइंस, एक होते हैं बार्बिचूरेट्स, और एक होते हैं नॉन बेंजोडाइजापाइंस और अदर हिप्नोटिक्स।
देखो भाई बेंजोडाइजापाइंस के अंतर्गत हो सके आप इतना अंतर नहीं लिख पाएंगे कि हिप्नोटिक, एंटी एंजाइटी, एंटी कन्वर्जेंट, इतना नहीं लिख पाएंगे, तो आप सिंपली बेंजोडाइजापाइन के अंतर्गत कुछ ड्रग का नाम बता दे रहा हूँ वो लिख देना, काम हो जाएगा आपका। जैसे बेंजोडाइजापाइन के अंतर्गत आप लिख देना डाइजीपाम, जैसे इसके अंदर 3 क्लासिफिकेशन है ना, वो मत लिखना, बस ये लिख देना हाँ भैया ये बेंजोडाइजापाइंस क्लास के ड्रग होते हैं। जैसे डाइजीपाम, एल्प्राजोलाम, लोराजीपाम, है ना, ये कुछ हैं जो कि आपके, बस हिप्नोटिक वाला पार्ट लिखना, एंटी एंजाइटी और कन्वर्जेंट मत लिखना, है ना, समझ गए बात को। आपके लिए आसान कर दे रहा हूँ, ये वाला पार्ट नहीं भी लिखोगे, नहीं लिखोगे तो चलेगा, बस ये वाला पार्ट लिख देना कि हाँ भैया इतना को होता है, जो कि सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग में बेंजोडाइजापाइन क्लास के ड्रग होते हैं। वैसे आपके बारबिचूरेट्स में हैं, बारबिचूरेट्स में क्या होते हैं सर, लॉन्ग एक्टिंग जो लंबे समय तक काम करता है वो फिनोबार्बिटोन है। तो फ़ोन पे कितना देर तक बात करते हो, ज़्यादा लंबे समय तक बात करते हो, है ना, ठीक है, फ़ोन पे लंबे समय तक बात करते हो तो फिनो, देखो फिनो मतलब फ़ोन, तो फिनोबार्बिटोन में क्या होता है, फिनो पे बार बार लंबे समय तक, लॉन्ग एक्टिंग है वो, ऐसे याद रख लेना। शॉर्ट एक्टिंग में ब्यूटोबार्बिटोन एंड फेंटोबार्बिटोन, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में थायोपेंटोन एंड मिथॉक्सीटोन, ये होते हैं। एंड ये ज़ोल्पीडेम नॉन बेंजोडाइजापाइन क्लास का ड्रग है, ज़ोल्पीडेम्स। ज़ोल्पीडेम याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है जो कि आपके नींद को लाने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर पेशेंट को नींद नहीं आती है तो ये ज़ोल्पीडेम दिया जाता है ताकि पेशेंट को नींद आ जाए, ठीक है, ज़ोल्पीडेम। तो ज़ोपीक्लोन, है ना, ज़ोल्पीडेम, ज़ेलिप्लोन, ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो नॉन बेंजोडाइजापाइन क्लास के ड्रग हैं, जो कि सेडेटिव हिप्नोटिक्स, है ना, क्लास के ड्रग हैं, यानी कि जो नींद लाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से क्लासिफिकेशन लिखोगे, काम हो जाएगा। अब इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या क्या हैं, तो ये ऑन सीएनएस से, देखो कुछ नहीं है, बहुत आसान है, मैंने आसान कर दिया इसको, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। सेडेटिव हिप्नोटिक्स में मेनली 3 ब्रांच बनाना, एक बनाना बेंजोडाइजापाइंस का, दूसरा बनाना बारबिचूरेट्स का, तीसरा बनाना नॉन बेंजोडाइजापाइन, बाकी मत बनाना, 3 बनाओगे, हाँ, है ना, ठीक है, हाँ। तो क्या कहते हैं, अब क्या है बेंजोडाइजापाइन के अंतर्गत क्या क्या होता है सर, तो हिप्नोटिक्स, तो बोल रहा है अल्प्राजोलम से नींद आती है, तभी तो मैं हिप्नोटिक के अंतर्गत रखा हूँ। देखो अगर कम डोज लोगे तो नींद नहीं आएगी, ज़्यादा डोज ले लोगे तो नींद भी आएगी। डाइजीपाम, फ्लोराजीपाम, नाइट्राजीपाम, एल्प्राजोलम, लोरा, जिसमें भी लास्ट में पाम पाम वर्ड लगा रहे वो बेंजो, ऐसा एमसीक्यू में भी बनता है कि बताओ इनमें से कौन सा बेंजोडाइजापाइन क्लास का ड्रग है, तो लास्ट में पाम वर्ड लगा रहे तो समझो वो मतलब बेंजोडाइजापाइन क्लास का ड्रग है, जो सीएनएस को डिप्रेस कर देता है, जिससे आपको नींद आती है। फिर है बारबिचूरेट्स में फिनोबार्बिटोन, ब्यूटोबार्बिटोन, थायोपेंटोन, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, हो जाएगा, हाँ। नॉन बेंजोडाइजेपाइंस में जोपिक्लोन, जोपिक्लोन एंड जोल्पिडेम, है ना, जेलिप्लोन, ये कुछ ड्रग्स हैं, बस लिख देना, काम हो जाएगा, है ना। चलो शुरू करें, चलो भाई। ऑन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट प्रोड्यूसेस सीएनएस डिप्रेशन, ये सीएनएस डिप्रेशन भी कॉज करती हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस भी करती हैं। इट रिड्यूसेस एक्साइटमेंट, ये एक्साइटमेंट को भी कम करती हैं। रिलीफ टेंशन एंड एंजाइटी, एंड ये टेंशन और एंजाइटी को भी कम करने का काम करती हैं, कौन, जो कि ये ड्रग हैं, ठीक है, हाँ। एसिटालोप्राम, एसिटालोप्राम जो होता है इसमें आता है ना, एसिटालोप्राम एंटी कन्वर्जेंट ड्रग में आता है, क्लोनाजीपाम, एसिटालोप्राम, तो ये वो बेंजोडाइजापाइन क्लास का ही ड्रग है, लेकिन आपको एसिटालोप्राम भी बेंजोडाइजापाइन में ही आता है, लेकिन वो आपके एपिलेप्सी, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में आ जाता है। एसिटालोप्राम, क्लोनाजीपाम, बहुत सारे ड्रग हैं यार, दुनिया भर के हैं। चलो, आवर ऑन रेस्पिरेशन, द लार्जर डोज डिप्रेस रेस्पिरेटरी सिस्टम, लार्जर डोज क्या करते हैं, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस करते हैं, डिप्रेसिंग रेस्पिरेटरी सेंटर, जिससे रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस होता है, ठीक है। ऑन सीवीएस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नॉर्मल थेरेपेटिक डोज एंड बारबिचूरेट्स में कॉज स्लाइट फॉल इन बीपी एंड डिक्रीज हार्ट रेट, यानी जो नॉर्मल थेरेपेटिक डोज होता है बारबिचूरेट्स का, वो आपका कहीं ना कहीं हल्का सा बीपी कम कर सकता है और हार्ट रेट को घटा सकता है। स्मूथ मसल्स में क्या है, टोन एंड मोटिलिटी ऑफ बावल इज डिक्रीज्ड स्लाइटली बाय हिप्नोटिक डोजेस, यानी हिप्नोटिक डोज से थोड़ा सा आपके जो स्मूथ मसल्स की मोटिलिटी है, पेरिस्टल्सिस है, वो थोड़ा कम हो सकता है। किडनी पर क्या असर होता है, बारबिचूरेट्स कॉज डिक्रीज इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड हेंस यूरिन आउटपुट डिक्रीजेज, बारबिचूरेट्स क्या करते हैं,
डिक्रीज करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और यूरिन आउटपुट को कम करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन है। अब एक बच्चा बोला 10 में से कौन सा क्लास सबसे मेन है? अरे बकलोल, हमको क्या पता क्या आएगा भाई। एक तो 10 को हम रिस्क लेके बता रहे हैं, अब हम थोड़ी जानते हैं एग्जामिनर क्या सेट कर दे। जो सिलेबस में है सब आ सकता है, बाद में गरियाना मत कि आप बोले थे यही आएगा वही आएगा। नहीं, हम तो प्रीवियस ईयर पैटर्न पे देते हैं, हो सके पैटर्न से हट के दे दे, इसीलिए हम टॉप 20 में पूरा पढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ। अब उसमें भी 10 को में से कोई पूछा कोई भाई भविष्यवाणी थोड़े करके रखे हम भविष्यवाणी करके रखे हैं क्या? नहीं ना। तब व्हाट इज द मेन इफेक्ट ऑफ हिप्नोटिक ड्रग्स? हिप्नोटिक ड्रग्स के मेन इफेक्ट क्या है? इंक्रीज हार्ट रेट, कॉज हेलुसिनेशंस, प्रोड्यूस काल्मिंग इफेक्ट दैट रिजेंबल नेचुरल स्लीप, या स्टिमुलेट एपिटाइट। बताओ भाई। तो मेन इफेक्ट ऑफ हिप्नोटिक ड्रग, हिप्नोटिक ड्रग के मुख्य कारण क्या है? क्या हार्ट रेट को बढ़ा देना या हेलुसिनेशन करना? नहीं। प्रोड्यूस काल्मिंग इफेक्ट विच रिजेंबल्स नेचुरल स्लीप। आंसर सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स सिडेटिव ड्रग्स? इसमें से कौन सा सिडेटिव ड्रग को सबसे अच्छा डिस्क्राइब कर रहा है? सबसे अच्छा कौन है जो सिडेटिव ड्रग्स को डिस्क्राइब कर रहा है? कॉज डीप स्लीप इमीडिएटली, प्रोड्यूसेस अ काल्मिंग इफेक्ट विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप, इंक्रीज ब्रेन एक्टिविटी, कॉज मसल स्पाज्म। जवाब दो भैया। तो ये क्या है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सेडेटिव ड्रग्स? सेडेटिव ड्रग को सबसे अच्छा एक्सप्लेन कौन करता है? तो भैया सेडेटिव ड्रग कॉजेज डीप स्लीप इमीडिएटली, क्या तुरंत से सुला देता है? नहीं, सेडेटिव रिलैक्स करता है बिना स्लीप को इंड्यूस किए हुए। तो आंसर बी आएगा ना। प्रोड्यूसेज अ काल्मिंग इफेक्ट, काल्म कर देता है, पेशेंट को रिलैक्स कर देता है बिना स्लीप को इंड्यूस किए हुए। एट लार्जर डोज बार्बिचूरेट्स अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम बाय, बार्बिचूरेट्स को जब ज्यादा डोज में दे देते हो तो क्या करता है? तो स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसा नहीं है। डिप्रेसिंग रेस्पिरेटरी सेंटर लीडिंग टू रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, यस। ज्यादा डोज में दे दोगे तो रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस हो जाएगा, फिर दिक्कत होगी, पेशेंट बेहोश हो जाएगा। बस अब पढ़ोगे तो एंटी कॉन्वल्जेंट, अच्छा इसी क्वेश्चन में एंटी कॉन्वल्जेंट भी है क्या? हाँ चलो, इसी क्वेश्चन में एंटी कॉन्वल्जेंट भी है, तो चलो थोड़ा सा एंटी कॉन्वल्जेंट भी पढ़ लेते हैं, फिर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कवर कर लेंगे। चलो थोड़ा सा और पढ़ लो, पढ़ना है? चलो थोड़ा सा पढ़ लो, एंटी कॉन्वल्जेंट पढ़ लो भाई, थोड़ा सा, चलो थोड़ा सा पढ़ लो। हाँ बस एंटी कॉन्वल्जेंट थोड़ा सा लगेगा, यानी मिर्गी में यूज होने वाले ड्रग के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। पढ़ोगे ना? चलो पढ़ लो थोड़ा सा, थोड़ा सा, कोई बात नहीं। तब 10 गो क्वेश्चन मतलब आधा अपना खत्म हो जाएगा, तब अपना आधा कोलोजी खत्म हो जाएगा। यो आधा खत्म हो गया यार। चलो हाँ, एंटी कॉन्वल्जेंट भी अगेन फिर टॉप 10 में आता है। एंटी कॉन्वल्जेंट अभी तक क्या क्या बताया सुनना, लिखते चलो। कोलिनर्जिक ड्रग्स, जनरल एनेस्थेटिक्स, सेडेटिव हिप्नोटिक्स, एंटी कॉन्वल्जेंट्स, आगे एंटी हाइपरटेंसिव। ये 5 गो टॉप 10 में है, 5 गो में से कोई 2 गो आएगा, याद कर लो। एंटी कॉन्वल्जेंट ड्रग्स क्या होते हैं? तो एंटी कॉन्वल्जेंट्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि मिर्गी को ठीक करते हैं। मिर्गी यानी समझते हो, सीजर्स, दौरा पड़ता है ना, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग इसी को कहते हैं। तो एंटी कॉन्वल्जेंट्स आर द डाइवर्स ग्रुप ऑफ फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्टिक सीजर। यानी मिर्गी के जो दौरे पड़ते हैं, अचानक से पेशेंट गिर जाता है और पूरा मसल्स अकड़ जाता है, कुछ बोल नहीं पाता है, तो उस कंडीशन को जो मिर्गी कहते हैं ना। हाँ, तो एंटी कॉन्वल्जेंट दवाएं विविध समूह की हैं जिसका उपयोग मिर्गी के उपचार में किया जाता है। पहली बात तो ये याद रखना है ना। एंटी कॉन्वल्जेंट्स है ना, एंटी कॉन्वल्जेंट ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि कन्वर्जेंस यानी कि मिर्गी के दौरे को ठीक करते हैं। एंटी कॉन्वल्जेंट्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग बीइंग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर। अगर किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो भी यूज़ करते हैं। बाइपोलर जैसे हनी सिंह को था, अचानक से कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था तो कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था, तो वैसे कंडीशन में मूड स्टेबल को करने के लिए भी एंटी कन्वर्जेंट ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। सिंस मेसिन एक्ट सो मूड स्टेबलाइजर, ये मूड स्टेबलाइजर के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। न्यूरोपैथिक पेन के ट्रीटमेंट में भी, नर्व पेन के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये रहा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। आगे भाई क्लासिफिकेशन देख के मेरा हालत खराब हो रहा है, तो आप लोग का क्या हो रहा होगा लेकिन क्या करोगे, क्या करें बताओ। लगत बड़ी गर्मी तो कूल करो बनाना सेब खाइल कबूल करो। चलो कोई नहीं, याद कराते हैं
है ना। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा है, एक याद करा देते हैं। देखो जरूरी नहीं है, सबसे पहली बात है जरूरी नहीं है कि इतना सारा टाइप्स है तो सब याद करना है। अगर आप 5 को पार्ट भी लिख देते हैं ना, जैसे बार्बिचुरेट्स लिख दो, थोड़ा हाइडेंटोइन लिख दो, थोड़ा सक्सीमाइड लिख दो, थोड़ा बेंजोडाइजापाइन लिख दो, बस। अगर इतना भी, एक एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जरूर लिखना, बस इतना भी लिख दोगे ना तो काम हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि सारा लिखो, है ना, जरूरी नहीं है कि सारा लिखो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना बाबू, छोड़ना मत, लिखना, जितना याद रहेगा उतना लिखना, ठीक है। मैं छोटा हो जाता हूँ। आए हो दादा इता का पढ़ावता। अब हम बेहोश हो जाएंगे यार, अब हमको चक्कर आ रहा है आज। चलो कोई नहीं। याद है ना, चलो बहुत बच्चों को याद है, बहुत बढ़िया, तब तो मजा आ जाएगा। टेंशन नहीं लो, टॉप 10 के अंतर्गत ये भी आता है, ठीक है। एंटी एपिलेप्टिक मिर्गी के दौरे में यूज होता है। सबसे पहले बार्बिचुरेट्स आराम से लिख सकते हैं, जो कि आपके सीएनएस पर काम करता है, पता है ना। बार्बिचुरेट्स जिसमें फिनोबार्बिटोन आते हैं, है ना, है ना, याद रखना। हाइडेंट एक बच्चा लिख रहा है कहाँ फंस गए यार, क्या करोगे यार, थोड़ा सा याद कर लो। हाइडेंटोइन में फाइनिटोइन और फॉस्फाइनिटोइन आता है। हाइडेंटोइन में फाइनिटोइन आता है और फॉस्फाइनिटोइन आता है। सक्सिनिमाइड में इथोसक्सीमाइड आता है, इथोसक्सीमाइड आता है। बेंजोडाइजापाइंस में क्लोनाजीपाम, डाइजीपाम, लोराजीपाम, क्लोबा, मतलब पाम 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 लगा दो ना यार। डाइजीपाम तो सब जगह यूज होता है, जहां पे भी बेंजोडाइजापाइन आ जाए डाइजीपाम, लोराजीपाम, क्लोनाजीपाम, बस यही तो है। एंड फिर आपको क्या है, ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में वेल्प्रोइक एसिड, वेल्प्रोइट सोडियम, काफी बार पूछा गया, ये तो एमसीक्यू में पूछा गया है। बताओ वेल्प्रोइट सोडियम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, किस क्लास का, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्लास का ड्रग है, ठीक है। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्लास का ड्रग है। जैसे डीऑक्सी बार्बिचुरेट्स में प्रीमिडोन आता है, नहीं याद रखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। लिमिनो क्या कहते हैं, इम्यूनो स्टेबलिन में आपका कार्बामेजापिन आता है और ऑक्सी कार्बाजेपिन आता है, ये होता है। एंड फिनाइल ट्रायाजिन में लेमोटिग्रीन आते हैं, लेमोटिग्रीन। साइक्लिक गाबा एनालॉग में गाबा पेंटिन एंड प्री गाबालिन आते हैं। एंड न्यूअर ड्रग आप छोड़ भी दोगे तो चलेगा, छोड़ भी दोगे तो चलेगा, है ना। देखो आप लिख देना एक बार्बिचुरेट्स, हाइडेंटोइन, सक्सिनिमाइड, बेंजोडाइजापाइंस। यहां पे हिम्मत हारने वाली बात नहीं है मेरे दोस्त, मैंने कहा ना, हिम्मत हारने वाली दो बात नहीं है ना। हिम्मत हारने वाली बात नहीं है, यहां पर डरना पड़ेगा, डरना नहीं है, डटना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। ये टॉप 10 के अंतर्गत आता है, ये क्लासिफिकेशन एग्जाम में पूछा जाता है। एंटी एपिलेप्टिक क्लासिफिकेशन सीधा सीधा नंबर देता है, तो पूरा नहीं, कम से कम अधूरा ही लिख पाना, लेकिन लिखना जरूर। जैसे फिनोबार्बिटोन जरूर लिखना, जो हाईलाइट कर रहा हूं। फिनोबार्बिटोन बार्बिचुरेट्स में आता है। हाइडेंटोइन में फाइनिटोइन, फॉस्फोफाइनिटोइन आते हैं। सक्सिनिमाइड में इथोसक्सीमाइड आते हैं। बेंजोडाइजापाइन में क्लोनाजीपाम, डाइजीपाम, लोराजीपाम, क्लोबाजीपाम आते हैं। एलिफेटिक कार्बोनिल वेल्प्रोइट सोडियम आते हैं। एंड फिनाइल जो लेमोटिग्रीन आते हैं। साइक्लिक गाबा एनालॉग गाबा पेंटिन और प्री गाबालिन आते हैं। इतना भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। चलो भाई, अब वन बाय वन सबके काम करने का तरीका थोड़ा थोड़ा देख लो। जैसे फिनोबार्बिटोन्स कैसे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, है ना। हाँ, फिनोबार्बिटोन काम कैसे करते हैं ये भी थोड़ा देखना जरूरी है। चलो भाई देखते हैं फिनोबार्बिटोन काम कैसे करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फिनोबार्बिटोन, फिनोबार्बिटोन के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखो। तो फिनोबार्बिटोन के अंतर्गत आता है बार्बिचुरेट्स, बार्बिचुरेट क्लास का ड्रग है, याद रखना। फिनोबार्बिटोन इंपॉर्टेंट ड्रग है। फिनोबार्बिटोन पहला इफेक्टिव एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, जो कि 1912 में इंट्रोड्यूस हुआ। यानी सबसे पहला मिर्गी का दवाई कौन सा है, बताइए प्रीति जी, है ना। प्रीति जी बताइए, बताओ यार, क्या कहते हैं आप सभी लोग कि फिनोबार्बिटोन, अरे यार फर्स्ट ईयर में 1:30 बजे से क्लास, ओ सीट 2 बज गए यार। फिनोबार्बिटोन सबसे पहला ड्रग है एंटी एपिलेप्टिक, जो सबसे पहला खोजा हुआ ड्रग था, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग था। चलो ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल एक्शंस इन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, इंक्रीजेस द एक्टिवेशन ऑफ गाबा ए रिसेप्टर।
देखो गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जिससे आपका सीएनएस डिप्रेस हो जाता है। तो फिनोबार्बिटोन चूंकि एपिलेप्सी में पेशेंट को सुलाया जाता है, रिलैक्स किया जाता है, तो ये क्या करता है, फिनोबार्बिटोन सीएनएस में गाबा ए रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है फिजियोलॉजिकली एंड रिलीज करता है गाबा न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड यहाँ गाबा मीडिएटेड क्लोराइड आयन चैनल ओपनिंग हो जाती है। ठीक है, हाँ, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ये गाबा ए रिसेप्टर को सक्रियता को बढ़ाता है। गाबा द्वारा नियंत्रित जो भी क्लोराइड आयन चैनल है उसके खुलने का समय बढ़ा देता है। और पता है जब क्लोराइड आयन चैनल यानी Cl- का चैनल खुल जाएगा तो क्लोराइड आयन जाता है तो मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। दिस लीड्स टू सीएनएस डिप्रेशन, जिससे सीएनएस डिप्रेशन होता है और पेशेंट सो जाता है, इंडक्शन ऑफ स्लीप। ठीक है, यानी पूछेगा फिनोबार्बिटोन किस तरह से काम करता है, तो गाबा ए रिसेप्टर के द्वारा गाबा का मात्रा बढ़ाता है एंड क्लोराइड आयन चैनल के ओपनिंग को बढ़ा देता है जिससे सीएनएस डिप्रेशन होता है, पेशेंट सो जाता है। ये क्या करता है, ये सेडेटिव हिप्नोटिक एक्शन भी शो करता है, ये है ना। देखो दिस द सेडेटिव हिप्नोटिक इफेक्ट ऑफ फिनोबार्बिटल आर लाइकली द रिजल्ट्स इट्स इफेक्ट ऑन पॉलीसिनेप्टिक मिड ब्रेन रेटिकुलर फॉर्मेशन कंट्रोल सीएनएस एरोजल। कहने मतलब सेडेटिव हिप्नोटिक इफेक्ट भी शो करता है, ज्यादा डीपली नहीं जाना। चलो चलो, जिसका बीपी लो हो गया है, एक खान सर का डायलॉग बड़ी अच्छा लगता है, बीपी लो हो गया है तो साली से बात करो, नहीं बीपी हाई हो गया है तो साली से बात करो तो आपका बीपी लो हो जाएगा। और बीपी कैसे तो बोलते हैं, बीपी हाई हो गया है अरे मेरा मेन बात है अपनी साली है नहीं तो एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए कहते हैं बीपी हाई हो गया है तो साली से बात करो, लो हो जाएगा। और बीपी लो हो गया है तो घरवाली से बात करो, हाई हो जाएगा अब दिक्कत यहाँ ये है कि सर को कौन बताए कि ना सर साली है ना घरवाली है। अब बताइए क्या हुआ, अब बीपी लो हुआ, अब क्या करें सर जो बताया वो तो ठीक है, लेकिन ना साली है ना घरवाली है तो क्या करे। अब किसी का साइड में भाई अपना बेबी सोना है तो ठीक है, मैनेज कर लेगा वो। हम तो भाई बीच वाले हैं, ना साली है ना घरवाली है, क्या करे पता नहीं चल रहा है, मेरा भी बीपी लो हो रहा है, लेकिन चलो मैनेज करते हैं। एंटी कॉन्वर्जेंट्स आर प्रीमियरली यूज टू ट्रीट विच कंडीशन, एंटी कॉन्वर्जेंट ऐसे ड्रग्स हैं जो कि किस कंडीशन को ट्रीट करते हैं, हाइपरटेंशन। देखो क्वेश्चन बहुत आसान आता है, एक बार सुन भी लोगे तो क्वेश्चन बना दोगे। बताओ एंटी कॉन्वर्जेंट किसको, हाइपरटेंशन को नहीं। सीजर्स डिसऑर्डर, यस एपिलेप्टिक सीजर को ठीक करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एन एंटी कॉन्वर्जेंट, देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा इसमें से एंटी कॉन्वर्जेंट नहीं है बताओ। कभी भी डर के छोड़ना मत, सुन लेना, सुन लोगे तो कम से कम और ज्यादा राहत मिलेगा। ठीक है, इसमें से कौन सा है जो कि एंटी कॉन्वर्जेंट नहीं है, फाइनिटोइन, डाइजीपाम, एस्पिरिन, वेलप्रोएट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एन एंटी कॉन्वर्जेंट, इसमें से कौन सा एंटी कॉन्वर्जेंट नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सी, बहुत बढ़िया, सी एस्पिरिन, ये एंटी प्लेटलेट है। बाकी डाइजीपाम, फाइनिटोइन, वेलप्रोएट ये सब ये एंटी कॉन्वर्जेंट है। फाइनिटोइन इज प्रीमियरली यूज्ड टू ट्रीट विच कंडीशन, बताओ फाइनिटोइन किस कंडीशन के ड्रग के, हाइडेंटोइन क्लास का ड्रग है जो कि किस चीज को यूज करता है, बीपी को। क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं यार, आराम से कर दोगे। सीजर्स और कन्वर्जेंस, यस सीजर्स को ठीक करता है। फिनोबार्बिटोन इनहेंसेस द एक्शन ऑफ विच न्यूरोट्रांसमीटर, बताओ फिनोबार्बिटोन किस न्यूरोट्रांसमीटर के एक्शन को बढ़ाता है, क्योंकि सीएनएस डिप्रेशन कॉज कर रहा है, एपिलेप्सी में यूज होता है, तो ये गाबा न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ाएगा, गाबा, आंसर डी। अनदर नेम कॉमन टर्म यूज्ड फॉर एंटी कॉन्वर्जेंट, एंटी कॉन्वर्जेंट के लिए और क्या ये टर्म यूज होता है, एंटी माइक्रोबियल, एंटी साइकोटिक, एंटी एपिलेप्टिक या एंटी डिप्रेसेंट्स। तो एंटी एपिलेप्टिक, इसका नाम होता है एंटी एपिलेप्टिक, आंसर सी। खत्म। आज हम लोग फाइनली 10 क्वेश्चन कवर कर लिए। फार्माकोलॉजी 50% कवर हो गया, इतना तक भी कोई कोलॉजी पढ़ लिया है पास हो जाओगे। ऐसा नहीं कि इसका, अब ऐसा नहीं बोले आगे मत पढ़ना, पढ़ो, लेकिन अब आप सेफ हो चुके हो, है ना। 80 में 40 नंबर की आपकी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, तो आज के क्लास में सेडेटिव हिप्नोटिक्स एंड एंटी कॉन्वर्जेंट 10 क्वेश्चन तक आप कर चुके हो। अगला 10 क्वेश्चन बहुत ही आसान है, यही शुरुआती 10 क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बाकी आगे का प्रक्रिया बहुत आसान है। बाकी क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहते हो तो डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप में जुड़ जाइए, फ्लैट डिस्काउंट भी मिल रहा है, 100 रुपीज़ का स्पेशल डिस्काउंट है,
मात्र 299 की जगह 199 में मिलेगा, इससे कम में फिर कभी पॉसिबल नहीं है। 1 साल तक आपको डेली हम कुछ ना कुछ मेडिसिन का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते रहेंगे, नॉलेज इंप्रूव करते रहेंगे। तो जुड़िए सभी लोग, जिसको भी इच्छा हो। बाकी अपना टॉप 20 से सदा बाहर है, इससे पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप सेंट्रल फार्मेसी के ऐप पर मिलेगा, प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।